Hello everyone, it's Shikha Dubey here. We have started our expected question series along with past year questions of managerial economics or business economics. Managerial economics part is a part of unit 1 of management syllabus and part of unit 3 in commerce syllabus. Before that, if you are targeting for UGC NET examination from commerce, management, HRM, education or economics, you can get enrolled for a study material on online classes. Link is given in description box, and for more queries you can call on this number. Moving to our first question, the term opportunity cost refers to opportunity cost किसको कहते हैं? Your time starts now. Time's up, and here right answer is the cost foregone in favor of production of another product. See, हमारा जो opportunity cost होता है वो क्या होता है? Opportunity cost represent the benefit an individual investor or business misses out on when choosing one alternative over other. See, आपने एक अल्टरनेटिव की जगह पे अगर दूसरा अल्टरनेटिव चूज किया, ठीक है, आपने ये अल्टरनेटिव ना करके A1 सपोज ये है और ये आपने A2 चूज किया, तो A1 से जो प्रॉफिट आपको हो सकता था वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, ठीक है। आपने A2 मेथड यूज किया, उससे अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ A1 से तो आप प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ सो यू आर इन लॉस। तो बेसिकली ये जो दूसरे अल्टरनेटिव से जिसको हमने छोड़ दिया उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट हो सकता था दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही बोला गया है, opportunity cost represent benefit an individual investor or business, जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या बिजनेस का जो कि उसने मिस कर दिया when choosing one alternative or other, किसी एक अल्टरनेटिव के ऊपर दूसरे अल्टरनेटिव को चूज करके, ठीक है, हमने ये अल्टरनेटिव ना चूज करके ये अल्टरनेटिव चूज किया तो हमारा जो इससे रिलेटेड प्रॉफिट था ये हमने मिस कर दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जो हमने छोड़ दिया, जो अल्टरनेटिव से होने वाला प्रॉफिट था उसको छोड़ दिया, वो माइनस हमारा जो आज का प्रॉफिट है, जो ऑप्शन हमने चूज किया, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस हुआ दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, which of the following is an implicit cost of a firm that produce a good or service? Your time starts now. Time's up, and here right answer is foregone profit of producing a different good or service। अभी आप बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? सी, जो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये भी एक टाइप है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही, लेकिन इसमें डिफरेंस है क्योंकि आपने एक कोचिंग खोला, ठीक है, सपोज आपने कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है, ये आप अगर अपने घर में खोल रहे हो तो यहाँ पे आपने क्या बचाया? आपने जो आप पे करते किसी एक रेंट पे लेते, सपोज आप 5000 का अगर रेंट पे लेते कोई एक क्लासरूम या 10,000 पे लेते, वो आपने बचा लिया इस होम की वजह से, ठीक है। इन द सेम वे, या तो आप ऐसे समझे कि ये आपने बचा लिया इसकी वजह से तो ये हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, इसको हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। या फिर ये भी हो सकता है आपने यहाँ पे कोचिंग टीचिंग इंस्टीट्यूट ना खोल के अगर आपने इसको रेंट पे दिया होता, आप अगेन यही 5000 आपको कोई और पे कर देता, ठीक है, कोई और आपका अगर रेंट पे ले लेता तो आपका ये जो 5000 का लॉस हुआ ड्यू टू दिस कि आपने यहाँ पे टीचिंग इंस्टीट्यूट खोला अपने लिए, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये मैंने नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बताया। सिमिलरली इफ यू आर एन ओनर ऑफ योर बिजनेस, आप ओनर है अपने बिजनेस का, तो आपके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते और आपका जितनी सैलरी होती दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि यू आर नॉट पेइंग योर सेल्फ ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो आप अपने आप को तो नहीं पे कर रहे हो ना,
so that is implicit cost. आप उसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते हो। तो फॉरगॉन प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट गुड और सर्विस, किसी डिफरेंट गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में। आप एक गुड, सिमिलरली गुड और सर्विसेज के भी सेंस में आपने एक गुड प्रोड्यूस ना करके दूसरा गुड प्रोड्यूस किया, तो इससे जो हो रहा है प्रॉफिट था इसको आपने मिस कर दिया, सो इट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये सिमिलर होता है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। Your time starts now. इसमें से कौन सा हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट के सेंस में सही नहीं है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? योर टाइम अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दीज कॉस्ट आर सिमिलर टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट के सिमिलर नहीं होता। पहले तो हम ये तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। An implicit cost is a cost that exists without the exchange of cash and is not recorded in accounting purpose. इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट पेइंग योर सेल्फ ना, यू आर एन ओनर। तो ये जो है ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए नहीं यूज होता, इसलिए ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट का ये स्टेटमेंट है तो सही हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है implicit cost represent loss of income but do not represent loss of profit। ये लॉस ऑफ इनकम एक ओनर के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, आपका इनकम का तो लॉस हुआ, आप जो दूसरे कंपनी से गेन कर सकते थे, लेकिन आपके प्रॉफिट का लॉस नहीं हुआ बिकॉज यू आर रनिंग योर बिजनेस और उसका जो प्रॉफिट होगा वही आपका भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, फोर्थ है एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड अ स्मॉल बिजनेस ओनर हु मे फॉरगो अ सैलरी इन अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन टू इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है, वही एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैंने दिया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ये ऑप्शन नंबर थर्ड है। आगे के क्वेश्चन जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बेसिस पे ही बेस्ड है, तो हम देख लेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जस्ट डिफरेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। सो कीप इट इन योर माइंड। Our next question is the cost recorded in books of account are considered as, your time starts now. Time's up and your right answer is explicit cost। ठीक है, किसी भी जो हमारा कॉस्ट है किसी भी बिजनेस में जितने भी कॉस्ट अकर हो रहे हैं उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हमारी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जैसे कि वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, ठीक है, या फिर फर्दर ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं सारी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस समझ में आया? एक्सप्लिसिट जैसे कि दे रिप्रेजेंट एनी कॉस्ट इन्वॉल्व इन द पेमेंट ऑफ कैश, इसमें पेमेंट ऑफ कैश होता है, जबकि इम्प्लिसिट में पेमेंट ऑफ कैश नहीं होता है। और अनदर टेंजिबल रिसोर्सेज बाय अ कंपनी, इसमें रेंट आते हैं, सैलरी आते हैं, या फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं। ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो डिफरेंस है मेन दोनों के बीच में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच में, कि इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये चला गया, ठीक है, इसकी वजह से हमने ये गेन किया। किसी एक अपॉर्चुनिटी के जाने की वजह से जो कॉस्ट अकर हुआ दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है ये एक्सपेंसेस होता है जो कंपनी के ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए पे किया जाता है। दिस मेक इम्प्लिसिट कॉस्ट सिनोनिमस विद इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसे हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी, इनपुटेड कॉस्ट यहाँ पे होगा। इनपुटेड कॉस्ट कहते हैं क्योंकि ये हमारा अंदर का ही कॉस्ट है, ये देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार के लिए समझ सकते हो कि आपका इतना ये कॉस्ट लग रहा है क्योंकि आप कहीं और वर्क ना करके अपनी कंपनी में वर्क कर रहे हो, या फिर कहीं और रेंट पे ना लेके अपने ही होम में कर रहे हो, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ भी रन कर रहे हो। वाइल एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कंसिडर्ड आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, ये आपके पॉकेट से बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे पैसा पे कर रहे हो आप। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को मेजर कर पाना मुश्किल होता है, इसका जो इफेक्टिव वे होता है मेजरमेंट का ये नहीं हो पाता है।
इसको मेज़र करना मुश्किल होता है, जबकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है उसमें क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, वो डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट वगैरह में, तो ये हमारा ईजी है मेज़र करने में। तो जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है ये इम्प्लिसिट कॉस्ट के बेसिस पे मेज़र किया जाता है, जबकि हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बेसिस पे मेज़र किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे के अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट? प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। जो हमारा प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसी को ही हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले चार्ट में हमने देखा था, बैक करके आप देख लीजिए, वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं और सेलर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में क्या होता है कि सेलर्स जो होते हैं हमारे सिर्फ एक होते हैं, बायर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ज्यादा है, जैसे बायर भी बहुत ज्यादा है, सेलर्स भी बहुत ज्यादा है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है इसी के अंदर आते हैं। जैसे वीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे हमारे परफेक्ट कंपटीशन जिसको हम प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम होमोजीनियस प्रोडक्ट भी कहते हैं। Our next question is willingness to pay minus actual payment is called. Your time starts now. This question is taken from past year paper. Time's up and here right answer is consumer surplus. पहले क्वेश्चन समझिए आप कि आपकी जो विलिंगनेस है, सपोज यू आर गोइंग टू बाय अ टेलीविजन, ओके, आपकी विलिंगनेस है कि आप 20,000 पे करोगे, ठीक है, 20,000 तक आपको एक टीवी लेनी है, लेकिन आपको सपोज 18,000 का टीवी मिल गया। तो ये जो डिफरेंस है 20,000 और 18,000 में क्या है, 2,000 का जो डिफरेंस हुआ, 2,000 क्या हुआ, 2,000 हमारा कंज्यूमर सरप्लस हुआ, मतलब ये कंज्यूमर के पास ही रहने वाला है, तो ये हुआ हमारा कंज्यूमर सरप्लस। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो डिमांड देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये भी अच्छा टॉपिक है। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड में ये तीन चीजें आते हैं, द डिजायर टू अक्वायर इट, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए उस चीज को अक्वायर करने के लिए, विलिंगनेस होनी चाहिए उसको पे करने के लिए, और एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पे करो। विलिंगनेस से कुछ नहीं होता, आपकी एबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए कि आप उसको पे कर पाओ, ठीक है। तो ये जब तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके वो डिमांड होता है। तो डिमांड की डेफिनेशन भी आप इससे डिराइव कर सकते हो कि डिजायर टू अक्वायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड डिमांड, ठीक है। अगर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वहां पे डिमांड नहीं होगी। जैसे सपोज आप किसी चीज को अक्वायर तो करना चाह रहे हो, आपकी एबिलिटी भी है लेकिन आप विलिंग नहीं हो, आप उसको पे करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप नहीं खरीदोगे। या इन द सेम सेंस अगर आपकी एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन आप डिजायर ही नहीं करते हो, आप किसी चीज की मांग ही नहीं है आपको, तो वहां पे भी डिमांड अकर नहीं होगा। तो डिमांड को होने के लिए तीनों फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। Moving to our next question, it is basis of this theory, इस थ्योरी के बेस पे है। डिमांड डज नॉट इंक्लूड, डिमांड में क्या नहीं आता, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड योर राइट आंसर इज कंज्यूमर स्टेटस। पहले तो हम देख लेते हैं ऊपर के तीनों ऑप्शंस को। डिजायर टू अक्वायर इट, इट इज राइट, जैसा हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि डिजायर टू अक्वायर इट तो चाहिए, ठीक है, एबिलिटी चाहिए, डिजायर चाहिए और विलिंगनेस चाहिए, तीनों ही चाहिए हमको। हमने वहाँ पे कंज्यूमर के स्टेटस की बात नहीं की, स्टेटस का मतलब सिर्फ इनकम से ही नहीं होता, यहाँ पे किस स्टेटस की बात की गई है वी डोंट नो ना, तो यहाँ पे स्टेटस विल नॉट बी राइट आंसर, यहाँ पे ये तीनों सही होंगे। तो डिमांड डज नॉट इंक्लूड
कंज्यूमर स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सही होगा कंज्यूमर स्टेटस। मूविंग टू आवर 8th क्वेश्चन, when analyzing your business and its environment it is useful to carefully inspect। बिजनेस के इन्वायरमेंट को एनालाइज करते टाइम या फिर आपने बिजनेस को एनालाइज करते टाइम इसमें से कौन सा चीज़ों को एनालाइज करना सबसे ज़रूरी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हमने सॉर्ट एनालिसिस पढ़ा होगा, ये एमबीए का भी सिलेबस है, यूजीसी नेट का भी सिलेबस है। आगे के वीडियोस में मैं इसको डिटेल में बता दूंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट एनालिसिस में एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness, O stands for opportunity, T stands for threat। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसी के अंदर हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैं क्वेश्चन इस पे बेस लाऊंगी, इससे क्वेश्चन आए भी हैं प्रीवियस ईयर में। तो पेस्टल एनालिसिस होता है जिसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिराइव होता है, जबकि स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट से जनरेट होते हैं। तो अपने बिजनेस को या उसके इन्वायरमेंट को एनालाइज करते टाइम हमको इस चारों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इन चारों चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से चार चीज़ हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसको एक्रोनम जो है सॉर्ट यूज करते हैं। सॉर्ट एनालिसिस सिर्फ बिजनेस का ही नहीं होता, यू कैन डू सॉर्ट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ टू, अपना भी सॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग तो पहले आप सॉर्ट एनालिसिस कर लें। सॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस क्या है, उसी के बेसिस पे आप फर्दर गोल्स को अचीव कर सकते हो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड इज और आर इज। कौन से एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर है, सारे ही हमारे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि ये अगर प्राइस है, हमने वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लिया, हॉरिजॉन्टल में क्वांटिटी डिमांडेड लिया। हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है हमारा डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रहा है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है, एलओडी। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन है वो गिवन गुड्स है। गिवन गुड्स मतलब जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं लाइवलीहुड को चलाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी भी ले सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट है कमोडिटीज विच आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल। यहाँ पे देख लीजिए गिवन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जैसे कि पोटैटो हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल में सारी चीज़ें आ गई, वीट हो गया, ये सारे हमारे गिवन गुड्स हैं, ठीक है। गिवन गुड्स में क्या होता है, अगर आप इसकी डिमांड, इसका जो प्राइस है, गिवन गुड्स का प्राइस है, अगर ये बढ़ भी जाता है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे पे भले आए, क्योंकि अगर आप पोटैटो के साथ मीट भी ले रहे थे या फिर कुछ और चीज़ें भी ले रहे थे जो कि आपकी इनकम मतलब एक रिचनेस वाली चीज़ें भी ले रहे थे, लग्जरियस आइटम भी ले रहे थे, तो अगर आपकी पोटैटो की प्राइस ज़्यादा होती है तो आप सिर्फ पोटैटो ही लोग लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन है कमोडिटीज जो कि स्टेटस सिंबल के लिए यूज़ की जाती हैं। तो स्टेटस सिंबल के लिए जैसे डायमंड हो गया, कुछ प्रीशियस मेटल हो गए, इनका अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये आप उनके अच्छे स्टेटस को दिखाएगा। थर्ड एक्सेप्शन कहता है कि रिगार्डिंग प्राइस, फ्यूचर प्राइसेस, अगर आप कंज्यूमर परसीव कर लेता है किसी चीज़ का फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है तो वो आज ही खरीदना स्टार्ट कर देता है। फ्यूचर में बढ़े चाहे ना बढ़े, ठीक है, लेकिन वो आज ही खरीदना स्टार्ट कर देता है। तो इससे इससे भी हमारा ये भी एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का। 4(1) इज इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में भी यही होता है कि प्राइसेस चाहे जितनी बढ़ें, जैसे दवाइयों की प्राइसेस कितनी भी बढ़ें, इस टाइम पे कोरोना
के टाइम पे, इस टाइम हम जान रहे हैं कोरोना है, इसकी वजह से बहुत ही ये एपिडेमिक है बेसिकली, सारी चीज़ें इसकी वजह से इफेक्टेड हैं। तो इस केस में क्या है, ये इमरजेंसी की केस है, ठीक है। इमरजेंसी के केस में अगर प्राइसेस चीज़ों की बढ़ भी रही हैं तो भी लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। जैसे मेडिसिन की प्राइसेस आज बढ़ा भी दी जाए तो उसको लोग को खरीदना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल के चार्जेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोग वहाँ पे जा रहे हैं बिकॉज दे आर ऑब्लिग टू गो देयर, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको जाना ही है। फिफ्थ वन इज क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर आप देख रहे हो किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो लोग ऐसा परसीव कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये भी एक फैक्टर है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। Going to our next question, that is last one. Which of the following statement is not true about Veblen goods? Veblen goods के लिए कौन सी चीज़ें, कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? Your time starts now. Time's up and your right answer is इट इज ऑल्सो कॉल्ड गिफन गुड्स। इसे गिफन गुड्स नहीं कहा जाता, दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। वेबलन गुड्स जो होते हैं ये स्टेटस सिंबल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे स्टेटस सिंबल के लिए इसे वेबलन गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स स्टेटस सिंबल के लिए यूज किए जाते हैं वो वेबलन गुड्स होते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड नहीं करते हैं। इट इज गुड फॉर नेसेसिटी। ये गुड, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेसेसिटी का गुड्स नहीं होता है, ये लग्जरियस आइटम होते हैं, ठीक है। फॉर इट डिमांड कर्व स्लोप राइट टू लेफ्ट। जैसे डिमांड कर्व नॉर्मली हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन इसके लिए हमारा राइट टू लेफ्ट स्लोप करता है कि प्राइस अगर ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, प्राइस कम है तो डिमांड कम है, ठीक है। So that's all for today, guys. If you have any query, feel free to ask. Have a good day ahead.